हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग पहले भी जो देख रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बच्चे होंगे और इतिहास पेपर जिनका होगा एमजेसी पेपर, तो एमजेसी पेपर वाले बच्चों के लिए ये लेक्चर है। और उसी में हम लोग देखेंगे आज भारत में लिपियों का विकास। आप देखिएगा यूनिट 2 का जो आपका है सब यूनिट फर्स्ट, उसमें लिखा हुआ है कि भारत में लिपियों का विकास आपके सिलेबस में चर्चित है। तो उसी को आज हम लोग देखेंगे कि भारत में आखिर लिपियों कौन कौन सी लिपियाँ थी और उसका विकास कैसे कैसे हुआ, तो उसको आज देखना है। और उसी यूनिट में आप देखेंगे कि भाषा के विकास के बारे में भी लिखा गया है। तो भाषा का विकास जो है उसको अगले स्लाइड में यानी अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। बट आज हम लोगों को देखना है कि भारत में लिपियों का विकास किस तरीके से हुआ और कौन कौन सी लिपियाँ महत्वपूर्ण हैं उनको जान लेना है। और आपके जो सिलेबस है उसमें चर्चित है कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, इन दो लिपियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उन दोनों ही लिपियों के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स यानी हाथ से लिखा हुआ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं उस नोट्स को। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए भारत में जो होता है ना कि लिपि का विकास जो है प्राचीन काल से ही माना जाता है। तो देखिएगा प्राचीन काल में जैसे जैसे वक्त और समय गुजरता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि लिपियों का विकास भी होना प्रारंभ होता है। तो उसी में आप देखेंगे एक ललित विस्तार नामक, ललित विस्तार जिसकी चर्चा हमने किया है, ललित विस्तार नामक एक किताब है जो कि बौद्ध ग्रंथ है, ललित विस्तार। तो इस ग्रंथ में आप देखेंगे 64 लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। कितनी? 64 लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में आप देखिएगा जो है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि के बारे में जानकारी है, फिर खरोष्ठी लिपि के बारे में जानकारी उसमें चर्चित की गई है। इसके अतिरिक्त भी अन्य लिपियों के बारे में चर्चाएं की गई। तो आखिर लिपि होता क्या है कि आप भी एग्ज़ाम देते होंगे, आप ध्यान से अगर आप सोच पाएँ तो आप सोचिए कि आपने जब फर्स्ट बार 10th का एग्ज़ाम दिया, 10वीं क्लास का एग्ज़ाम, आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, तो आपसे वहाँ बोला गया होगा, या अगर आपकी भाषा हिंदी रही होगी तो आपसे बोला गया कि आप लिपि में हिंदी लिखिए और आपकी जो नहीं माफ़ कीजिएगा, भाषा में हिंदी लिखिए और लिपि में आप देवनागरी लिपि लिखिए। उसी तरह अगर अंग्रेजी भाषा के आप होंगे तो आपसे बोला गया होगा कि लैंग्वेज में यानी कि जो भाषा है उसमें आप अंग्रेजी लिखें, इंग्लिश लिखें और जो उसकी लिपि है उसमें रोमन लिखें। तो ये सामान्यतः आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने सोचा था कभी कि लिपि आखिर होता क्या है? तो देखिए अब आपको बताते हैं कि लिपि आखिर होता क्या है कि जब चीज़ों को यानी जब आप किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ अक्षरों का प्रयोग यानी कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उसी को लिपि कहते हैं। मान लीजिए हिंदी जो है एक भाषा है, हिंदी के माध्यम से हम लोग जो बोल पा रहे हैं वो हिंदी के ही माध्यम से, और किसी से आप संपर्क स्थापित करेंगे तो वो हिंदी के माध्यम से अपनी बातों को रख पाइएगा, दूसरों की बातों को समझ पाइएगा। लेकिन उसमें जो प्रतीक चिन्ह जैसे अ हुआ, फिर आ हुआ या फिर क हुआ, ये तमाम जो प्रतीक चिन्ह हैं जिनका प्रयोग हम लोग लिखने के दौर में करते हैं, तो ये सभी क्या हैं? ये सब की सब लिपियां हैं। और लिपि को ही जब जोड़ दिया जाता है तो वही भाषा बन जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, और लिपि से ही भाषा निकला है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग हम लोग लेखन कला में करते हैं, किसी भाषा को लिखने में करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखने हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझते हैं। तो यही है आपका सिलेबस में लिखा है, इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। ये आप देख पाइएगा आपके सिलेबस में इसकी चर्चाएं हैं। लिपि तथा भाषा का विकास होता है इसका मतलब। तो लिपि का आज हम लोग देख लेंगे और भाषा का अगले वीडियो में। तो देखते हैं कि लिपि आखिर होती क्या है। तो हमने जो बताया आपको, जो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसी को लिपि कहते हैं। तब देखिए इसको लिपि का विकास जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो उसमें आप पहले लिपि के बारे में बताइएगा, लिपि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसमें कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। यानी लिपि वही हुआ, जब हम किसी भाषा को लिख रहे हैं तो उसमें जो प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है उसको लिपि बोलते हैं। भारत में लिपि के विकास
कि सबसे प्राचीन जानकारी हमें जो मिलती है वो भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से चित्रकारी का प्राचीनतम प्रमाण हमें मिलता है। तो वहीं से आप देखिएगा गुफा चित्र, जो वो गुफा में था, ये भीमबेटका जो जगह है उसमें गुफा चित्रकारी का प्रमाण मिला है। यानी गुफा का मतलब आप जानते होंगे कि जो आप देखिएगा कि किसी पहाड़ के अंदर जो चित्रकारी की जाती है तो उसमें जो गुफा चित्र देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि यह स्पष्ट दिखाई मिलती है कि भारत में लेखन कला की शुरुआत जो है वो कैसे हुए, तो चित्र लिपि के माध्यम से हुई है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि लिपि का जो विकास हुआ है वो चित्र लिपि के माध्यम से हुआ, यानी चित्रों के माध्यम से मानव ने अपने विचारों को प्रकट किया, तो उससे क्या हुआ, लिपि का विकास हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। और इसका प्रमाण कहाँ से, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से चित्रकारी के जो प्रमाण मिले हैं उसी को आधार इतिहासकारों ने बनाया है। उसके बाद आ जाइए हड़प्पा पीरियड। हड़प्पा पीरियड में क्या होता है कि हड़प्पा पीरियड, जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा वासी जो थे, उनके द्वारा अपने विचारों को लिखने के लिए, यानी अपनी जो बातों को लिखना वो चाहते थे, यानी जो भी बातें वो लिखे हैं, जैसे मोहरों पर कुछ लिपियां मिली हैं, लिपियां माफ़ कीजिए, अभिलेख मिले हैं उस दौर के। तो अभिलेख कहाँ से मिले, तो वो धोलावीरा से मिला है। तो उस अभिलेख पर भी कुछ कुछ चीज़ें अंकित है, यानी कि कुछ कुछ आप देखिएगा वाई आकार का, मछली के आकार का, तरह तरह की चीज़ें लिखी गई है। तो इसके बारे में भी हम आज तक पढ़ नहीं पाए, भले हमारे वैज्ञानिक इसको पढ़ने में असफल रहे हैं, बट जिस दिन वो पढ़ा जाएगा तो उससे हम लोगों को एक नए भाषा के बारे में जानकारी मिलेगी कि आखिर उनकी भाषा क्या थी। तो लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा गया है, तो ये खैर अभी इंतज़ार भी करना होगा कि कब पढ़ा जाए, तो वह भी हम लोगों को देखना है। बट इतना जान लीजिए कि इससे क्या होता है कि लिपि का भी विकास होता है। जब उन चीज़ों को लिखा गया है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लिपि में लिखा गया। तो जो हड़प्पा कालीन जो भी चीज़ें लिखी गई है उसकी जो भाषा है इसके बारे में तो अनभिज्ञ हैं हम लोग, बट उसकी जो लिपि है उसको भाव चित्रात्मक लिपि बोला गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि उसको इतिहासकारों ने भाव चित्रात्मक लिपि बोला है, और हड़प्पा काल से ही लिपि का विकास होना प्रारंभ हो गया भारत में। अब आ जाते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लिपियां जो हैं उनको देखते हैं कि भारत में आखिर कौन कौन सी लिपियों का विकास हुआ, यानी कौन कौन सी लिपियां विकसित हुई। तो उनको देखिए, तो पहली होती है ब्रह्मी लिपि, फिर खरोष्टी लिपि, फिर कुटिल लिपि है, फिर देवनागरी है, शारदा लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, तेलुगु लिपि है, कन्नड़ लिपि है, शाहमुखी लिपि है, मोड़ी लिपि है, तमिल है, मलयालम। ये तमाम लिपियां जो है भारत में विकसित हुई, तो इनको जानना है। तो आपके सिलेबस में ब्रह्मी और खरोष्टी के बारे में चर्चा है, लेकिन हम देवनागरी लिपि को भी बता देंगे ताकि आज की लिपियां जो है देवनागरी उसको भी आप जान पाएँ। आप जानते हैं कि इन लिपियों का विकास प्राचीन काल में भारत में ही हुआ, और तो उन्हीं में हम लोग ब्राह्मी लिपि को अब देख लेते हैं कि ब्राह्मी लिपि है क्या, कब इसके बारे में हमें जानकारी मिली। तो इन तमाम चीज़ों को, ब्राह्मी लिपि को भारत में सबसे प्राचीनतम लिपि कहा जाता है, जिससे भारत की अधिकांशतः लिपियों का विकास माना जाता है। यानी भारत में जो भी बाद की लिपियां विकसित हुई तो उसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले सम्राट अशोक के अभिलेख में हुआ था। यानी आप देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र बैठते हैं अशोक गद्दी पर, मौर्य वंश के शासक बनते हैं, तो उनके द्वारा, अशोक के द्वारा कई एक अभिलेख जारी कराए गए, और उसी में उन्होंने अपने अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। और इस लिपि को, उन्हीं के अभिलेख जो हैं उनको पढ़ने का प्रयास जो है कई एक इतिहासकारों के द्वारा किया गया, कई एक विद्वानों के द्वारा किया गया, बट इसमें सफलता इसमें जो मिली है वो जेम्स प्रिंसेप को मिली है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और वह कब, 1837 ईस्वी में, यानी 1837 ईस्वी में आप देखेंगे ब्राह्मी लिपि को सबसे पहली बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अब इस ब्राह्मी लिपि को और भी देखिए कि बौद्ध ग्रंथ जो है ललित विस्तार हमने बताया था, उसमें 64 लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें पहला लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है, जिसके बारे में उसमें बताया गया। यह लिपि जो है बायां से दायां, यानी बाएं से दाहिने, दाएं की ओर लिखा जाता था। बाएं से दाएं का मतलब आप समझ पाए होंगे कि बायां जो होता है कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट इसको लिखा जाता था। किसको, इस लिपि को। तो लेफ्ट से इसको लिखना प्रारंभ किया जाता था और राइट में यह ख़त्म होता था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये लिपि राइट में जाके ख़त्म होता था, यानी लेफ्ट टू राइट किस लिपि को लिखा जाता, तो ब्राह्मी लिपि को। ये ध्यान में आपको रखने हैं। बाद में इसी लिपि का
विभाजन हो गया और ये दो धारा में बट गया। एक का नाम पड़ा उत्तरी धारा और दूसरे का दक्षिणी धारा। तो उत्तरी धारा में कौन कौन सी लिपि का विकास हुआ इसको देख लीजिए। ब्राह्मी लिपि से ही हमने बताया प्राचीन काल में कई एक लिपियों का विकास हुआ, तो उसी में उत्तरी धारा की जो ब्राह्मी लिपि थी उसमें कौन कौन सी लिपियाँ विकसित हुई उनको देखिए। उसमें हुई गुप्त लिपि, उसके बाद देखिए कुटिल लिपि है, फिर शारदा लिपि है, फिर देवनागरी लिपि है। और दक्षिणी धारा में देखिए तेलुगु है, कन्नड़ है, कलिंग है, तमिल है, मध्य देशी लिपि और पश्चिमी लिपि का विकास हुआ। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत में तेलुगु भाषा, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, इन तमाम भाषाओं का प्रयोग होता है। तो इन्हीं भाषाओं पर आधारित इन लिपियों का विकास दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में आप देखिए शारदा लिपि, ये कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। देवनागरी लिपि जो कि आप देखिए उत्तर भारत की लिपि है, जो कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन तमाम क्षेत्रों में जहाँ हिंदी, संस्कृत भाषाएं, मैथिली है या भोजपुरी भाषाओं का प्रयोग होता है, उन क्षेत्रों में इस लिपि का विकास हुआ। फिर गुप्त लिपि देखिएगा गुप्त काल में हुई। फिर कुटिल लिपि, इन तमाम लिपियों का उत्तर भारत में विकास हुआ। तो किसके वजह से? तो यह आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि के वजह कर। तो ब्राह्मी लिपि के बारे में एक चीज़ और भी है, इसके विकास से संबंधित एक चर्चा जैन धर्म में मिलती है, जिसको आप ध्यान में रखिएगा कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुत्री जो है, उनकी बेटी का नाम ब्राह्मी था, तो ब्राह्मी उसमें चर्चा है, ब्राह्मी। तो उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने लिपि का विकास किया। उनको ये जानकारी था कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो अपने बच्चे को शिक्षित करना चाहते थे। और ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को पढ़ाने के लिए, यानी लिखने की कला सिखाने के लिए इस लिपि का विकास किया और अपनी पुत्री के ही नाम पर इस लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि रख दिया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि का नामकरण जो हुआ है वो ऋषभदेव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी के नाम पर किया है और उसी को पढ़ाने के लिए इस लिपि का जो है विकास किया था उन्होंने। किसने? तो ऋषभदेव ने, और जो कि जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। तो इसको ध्यान में आपको रखने हैं। अब आ जाइए, हम लोग देखते हैं खरोष्टी लिपि। बौद्ध धर्म जो है ललित विस्तार, उसमें 64 लिपि के बारे में जानकारी हमें मिलती है, जिसमें खरोष्टी लिपि के भी बारे में जानकारी मिलती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछा जा सकता है कि ललित विस्तार में कितने लिपियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपको ध्यान में रखने 64 लिपियों के बारे में इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। इस लिपि के विकास के बारे में कहा जाता है कि यह लिपि जो है अरमाइक, जो कि विदेशी लिपि थी, और सीरियाई लिपि जो है, ये दोनों ही विदेश की ही लिपि थी। इसी लिपि के सहयोग से इस नई लिपि खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। तो ये ध्यान में रखिएगा। और इस लिपि के बारे में बोला जाता है कि भारत के ये पश्चिमोत्तर प्रांत में ये लिपि ज़्यादातर प्रचलन में था, पश्चिमी क्षेत्रों में। कहाँ पे? तो पश्चिमी क्षेत्रों में। उसको समझिए अब मैप से। देखिए ये जो पूरा इलाका जो कि हम अभी रेड कर रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में किस लिपि का प्रचलन था? तो इसको आप याद में रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है पूरा, तो इस क्षेत्र में कौन सा था? ये आपको याद में रखने हैं, कौन? देवनागरी लिपि का। और शारदा लिपि के बारे में हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि शारदा लिपि भी एक लिपि है। तो उसका प्रचलन किस क्षेत्र में था? तो ये जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में शारदा लिपि का प्रचलन था। और इस क्षेत्र में आपको हमने बताया था यहाँ पे क्या है? ब्राह्मी लिपि का है। ये ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है, इन तमाम लिपियों का प्रचलन इन क्षेत्रों में भी था। और यहाँ पे शारदा लिपि का। और पश्चिमी क्षेत्रों में आप देखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्रों में किस लिपि का प्रयोग होता था ज़्यादातर? तो खरोष्टी लिपि का। तो खरोष्टी लिपि के बारे में आपसे पूछा जाएगा ये लिपि किस तरह लिखी जाती थी, यानी ये लिपि कहाँ से कहाँ कैसे लिखी जाती थी? तो ये लिपि जो है राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी, यानी राइट से शुरू होती थी और लेफ़्ट। आप किसी कॉपी में लिखना शुरू कीजिए तो आप देखिएगा कि आप जब लिखेंगे तो आप लेफ़्ट टू राइट लिख रहे होंगे। यानी आप देखिए जिस तरह से बैठे होंगे ना, तो आप दोनों ही हाथ को, आप तो राइट और लेफ़्ट हैंड तो जान ही रहे होंगे। तो आप लिखना जब प्रारंभ करेंगे तो देखिएगा इधर से आप लिखना प्रारंभ कीजिएगा और यहाँ आके आप ख़त्म कीजिएगा। तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेकिन उस समय जो खरोष्टी लिपि थी वो लेफ़्ट टू राइट नहीं होकर ये राइट टू, यानी यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ आके बंद होती थी, यानी इस तरह लिखी जाती थी। तो इसीलिए इसको बुलाया जाता है राइट टू लेफ़्ट। तो ये ध्यान में रखने हैं कि राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी कौन? खरोष्टी लिपि।
खरोष्टी लिपि में कुल 37 वर्ण हैं, जिसमें से स्वरों का अभाव है, यानी स्वर वर्ण नहीं है इसमें। इसमें मात्राएं और संयुक्त अक्षरों का भी अभाव देखने को मिलता है, यानी संयुक्त अक्षर हुई, मात्राएं हुई, इनका प्रयोग इस लिपि में नहीं किया गया है, यानी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। अशोक का जो है 2 अभिलेख है। अशोक जो कि मौर्य वंश के शासक हैं, उनके 2 अभिलेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। इसमें जो है इसी लिपि का प्रयोग हुआ है। किसका? खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। तो खरोष्टी लिपि के बारे में सामान्य जानकारी आपको ये रखना है कि ब्राह्मी लिपि के पश्चात जो भारत में विकसित हुई लिपि, उसको खरोष्टी लिपि कहा गया। खरोष्टी लिपि का विकास जो है ये अरमाइक और सीरियाई लिपि से माना जाता है, जो ये दोनों ही विदेशी लिपि हैं इसी से। और इसके बारे में एक चीज़ और याद में आपको रखना है कि खरोष्टी लिपि जो है पश्चिमोत्तर प्रांत, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता था। और अशोक के अभिलेख जो हैं शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा में इस लिपि का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया है। इसमें 37 वर्ण हैं, जिसमें स्वर वर्ण का अभाव है तथा इसमें मात्रा और संयुक्त अक्षरों का भी अभाव देखने को मिलता है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि खरोष्टी लिपि पे आप टिप्पणी करें तो इतनी चीज़ें लिख देंगे तो बहुत अच्छी आपकी मतलब आंसर भी होगा, आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आ जाइए देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि आज भी हम लोग हिंदी भाषा के जो भी प्रयोग करता है, हिंदी है, संस्कृत, मैथिली है, नेपाली है, या फिर आप जो भी भोजपुरी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं, तो इसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग, मतलब इसमें लिखने के क्रम में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। जब आप भाषा को बोल रहे होते हैं तो वह एक भाषा होता है, लेकिन जब आप उसको लिख रहे होते हैं तो उसमें कुछ अक्षरों का प्रयोग होता है, यानी प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। तब वह लिपि के साथ साथ भाषा बनता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो देवनागरी लिपि जो है इसका विकास भी ब्राह्मी लिपि से माना गया है। और यह लिपि बाएं से दाएं, यानी लेफ़्ट टू राइट, वही है कि हम लोग जो कोई भी चीज़ को लिखना प्रारंभ करते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ आके ख़त्म, तो इसी में तो हम लोग लिखते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है लेफ़्ट टू राइट लिखा जाने वाला जो है लिपि है कौन? देवनागरी लिपि। तो इसको ध्यान में रखना है। यह लिपि अत्यंत ही व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है, यानी इस लिपि को व्यवस्थित और वैज्ञानिक माने जाने की ही वजह से हमारे संविधान में इस लिपि को स्वीकार किया गया है। यानी इस लिपि में ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। तो इतनी बातें आप लिखेंगे। उसके अलावा देवनागरी लिपि के बारे में आप यह भी जान लीजिए कि भारतीय संविधान में इस लिपि को मान्यता दी गई है। किसको? देवनागरी लिपि को। आज भी देवनागरी लिपि भारत में प्रयोग होता है और विभिन्न भाषाओं के लोग जो अपनी भाषा को लिखते हैं तो इसी लिपि का प्रयोग करते हैं। तो ये ध्यान में रखना कौन कौन भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। तो उसको देखिए, संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, मैथिली हुआ, भोजपुरी हुआ, नेपाली। ये तमाम भाषाएं जब भी आप लिखते हैं या हम लोग लिखते हैं, हिंदी लिखें या संस्कृत लिखें या मैथिली लिखें या भोजपुरी या नेपाली, कोई भी भाषा, तो उसमें देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप एक शब्द में ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि देवनागरी लिपि का कहाँ प्रयोग होता है, किन किन भाषाओं में। तो और देवनागरी लिपि ही है जिसको भारतीय संविधान में स्वीकृति मिली है, यानी स्थान दिया गया है, उसको स्वीकार किया गया है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि आज जो भी लिपि से संबंधित आपके जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि लिपि के विकास पर प्रकाश डालें, तो उसमें सभी चीज़ों को लिख दीजिएगा। जितना भी आज के वीडियो में हमने बताया उसको लिख दीजिएगा, तो वह आंसर आपका सर्वोत्तम और सबसे अच्छा माना जाएगा। उसमें आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन तक आप जाएंगे। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखिए, इस पर शॉर्ट नोट ही लिखने बोलेगा। अति लघु उत्तरी और लघु दीर्घ उत्तरी दोनों ही तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आपके परीक्षा में। चूँकि आपका एग्जाम पैटर्न उसी पर आधारित है, तो उसमें दीर्घोत्तरी प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तो लिपि के बारे में पूछा जाएगा, तो इसमें सारी बातों को लिखना है। और ऐसे हो सकता है आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मी लिपि के बारे में लिखिए या खरोष्टी लिपि के बारे में लिखिए। आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन है, तो यही दोनों रखिए कि आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि वीडियो और भी अच्छे से चले और हमको भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहें। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।